हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोगों से मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि अशोक से एक क्वेश्चन आना तय है, एक से एक क्वेश्चन एकदम कन्फर्म है आना है। तो इसका जो है टॉपिक जो दिया हुआ है उसमें जो है अशोक के अभिलेख दिया हुआ है, अशोक का धम्म एवं प्रचार प्रसार दिया हुआ है, और अशोक के कल्याणकारी कार्य हैं, अशोक का मूल्यांकन दिया है, और मौर्य साम्राज्य के पतन कारण। और उसके इसमें जो है क्वेश्चन आना तय है। तो इसको जो है इस आधार पर पढ़िए आप कि एक एक प्रश्न पढ़िए, एक प्रश्न के आधार पर आप सभी उत्तर को किस प्रकार से लिख सकते हैं, आज हम चर्चा करते हैं। पहले इसमें आप लोग जो है देखिए कि जो 14 बातें हैं दीर्घ शिलालेखों पर, शिलालेख पर 14 बातें हैं, इसमें से जो है आपको कुछ बातें याद होनी चाहिए। यानी कुछ शिलालेख, प्रथम शिलालेख के अनुसार आपको इतना फैक्ट लिखना पड़ेगा, 2-4 फैक्ट लिखना पड़ेगा। तो जैसे आप लोगों को ठीक याद है, ठीक है, लेकिन अगर नहीं याद है तो 2-3 शिलालेख याद कर लीजिए अब 14 शिलालेख में से। जैसे प्रथम शिलालेख में क्या कहता है, प्रथम शिलालेख में कहता है जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाता है। कहता है अब केवल 1 मोर और 2 हिरन मारे जाएंगे। दूसरे में कहता है कि समाज कल्याण की बातें करता है, एक पड़ोसी राज्य यवन की बात करता है और दक्षिण भारतीय राज्य की बात करता है। तीसरा है 3 अधिकारियों की नियुक्ति करता है, युक्त, राजुक एवं प्रादेशिक। ये मैं याद करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मान लो आता है कि अशोक के कल्याणकारी कार्य, ठीक है, तो अशोक के कल्याणकारी कार्य आप तथ्य के आधार पर ही लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। जैसे जैसे द्वितीय शिलालेख में वह उल्लिखित करता है, मतलब अशोक पूरे भारतीय इतिहास का पहला शासक होता है जिसने मानव के साथ साथ पशुओं के लिए भी चिकित्सालय की व्यवस्था की थी। और द्वितीय शिलालेख में उल्लिखित करता है कि वह वृद्धों, असहायों, निर्धनों, महिलाओं सभी के लिए जो है शरायों, मतलब खाने पीने की, उठने बैठने की या उनके आवास की, सबकी व्यवस्था करता है। तो ये आप जो है अभिलेखों, किस अभिलेख में क्या उल्लिखित है उसी के अनुसार जो है अपने तथ्य को लिखेंगे, तभी एक बेहतर उत्तर माना जाएगा। अब जैसे पहले हम लोग अभिलेख को देख लेते हैं, उसके बाद जो है जैसे अशोक का धम्म आता है तो उसमें आप लिखेंगे कि अशोक का धम्म, पहले अशोक के धम्म क्या है, उसके बाद जो है अशोक का धम्म क्या है। तो ये अपने जो है द्वितीय दीर्घ स्तंभ लेख में खुद ही कहता है किम चु धम्मे, अर्थात धम्म क्या है। ये आपको देना पड़ेगा। द्वितीय स्तंभ लेख में स्वयं कहता है किम चु धम्मे, अर्थात धम्म क्या है। और इसी में कहता है द्वितीय स्तंभ लेख में ही कि अल्प पाप, अत्यधिक कल्याण, दयादान, सत्यवादिता, पवित्रता, मृदुता, साधुता ही धम्म है। तो इसको जो है आप लोगों को लिखित करना पड़ेगा। अब धम्म के संबंध में आप जैसे दे देंगे एक दो ये दे देंगे, उसके बाद 5वां शिलालेख के अनुसार दे देंगे। जो 5वें शिलालेख में कहता है क्या, धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है कि वे सदाचार, नैतिकता और धम्म की सरलता को लोगों के मध्य प्रचारित करेंगे ताकि लोग धम्म का मार्ग अनुसरण करके सदाचारी और अहिंसक रूप से जीवन व्यतीत करें। ठीक, ये सब आप देंगे। उसके बाद जो है आप जो है जब जैसे अशोक का लोक कल्याणकारी कार्य आता तो आप यहाँ भी शुरुआत कर सकते हैं कि अशोक अपने चतुर्थ स्तंभ लेख में कहता है कि भीरी घोष अब धम्म घोष में बदल गया है, अर्थात युद्ध को हमने बंद करके धम्म का मार्ग धारण कर लिया है। इसीलिए कह रहा हूँ आप लोग इन अभिलेखों को और जो स्तंभ लेख हैं, ये जो अभिलेख हैं, अब देखिए ये जो 8, 9 कैसे याद करेंगे आप, याद करने की ट्रिक में बता दे रहा हूँ। शुरू वाले तो आप लोग याद ही कर लेंगे, इसको तो ऐसे, और जो है ये 8, 9, 10, 11 तो आप लोग ऐसे याद करिए, इसको ऐसे याद करिए। कैसे, धम्म तो सभी में कॉमन है, तो इसमें लास्ट ये पॉइंट लीजिए, पहले का या लीजिए, क्या लीजिए, इसमें जो है या लीजिए, या
मा यामनी दा, यामनी दा, यानी कि ये 8 हो जाएगा, अभिलेख 8 हो जाएगा, ये 9 होगा, ये 10 होगा, ये 11 होगा। तो इसमें धम्म यात्रा का वर्णन करता है, इसमें धम्म मंगल की बात करता है, इसमें जो है धम्म नीति की बात करता है, इसमें जो है धम्म दान की बात करता है। देखिए, अगर आप लोग इसको याद कर लेते हैं तो ये बहुत इफ़ेक्टिव आंसर रहेगा लिखने में। अशोक का क्वेश्चन आना एकदम तय है, समझ लीजिए आ ही रहा है। तो देखिए इसमें जो है जैसे क्या कहते हैं, अगर अशोक की कलिंग युद्ध के बाद इसकी धार्मिक सहिष्णुता को आप धम्म में लिखोगे तो यहाँ पर जो है 12वां अभिलेख को दिखाओगे कि अशोक इसमें धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है। कहता है सभी संप्रदायों के सार तत्व में वृद्धि हो, साथ ही साथ जो है यह जो है 7वां अभिलेख भी दे सकते हो यहाँ पर कि 7वें अभिलेख में कहता है सभी जगह सभी संप्रदाय के लोग निवास करें। ये जो है धम्म के संबंध में आप लोग दे सकते हो। उसके अगर अभिलेख के संबंध में देखा जाएगा, अगर पूछेगा अशोक के अभिलेखों का वर्णन कीजिए, अशोक के अभिलेखों का, तो ये अशोक के अभिलेख जो है कैसे हैं, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 क्या है, नंबर 1 जो है, नंबर 1 क्या है, शिलालेख हैं, शिलालेख हैं, शिलालेख हैं। दूसरा क्या है, दूसरा स्तंभ लेख हैं, दूसरा जो है स्तंभ लेख हैं। तीसरा क्या है, तीसरा गुहा लेख हैं, गुहा लेख हैं। ठीक है, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। तो शिलालेख क्यों शिलालेख कहते हैं इसको आखिर शिलालेख क्यों कहते हैं, तो बड़े बड़े पत्थरों एवं चट्टानों पर लिखा गया है, इसीलिए इसको शिलालेख कहते हैं। और स्तंभ लेख क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पत्थर के स्तंभों पर उत्कीर्ण किया गया है, इसलिए स्तंभ लेख कहते हैं। और गुहा लेख कहते हैं क्योंकि ये गुफाओं में लिखा गया है। अब इसको आप मैप बना के दे देंगे ऐसे तीनों। अब क्या हुआ, अब जो है, अब मैं बताता हूँ आप लोग। अब शिलालेख को आप 2 भागों में बांटेंगे, एक बृहद शिलालेख कर देंगे, एक दूसरा लघु शिलालेख। तो बृहद शिलालेख इनका जो बृहद शिलालेख या दीर्घ शिलालेख 8 स्थानों से 14 लेख मिले हैं। देखिए, हम ज़्यादा विस्तृत चर्चा आप लोगों से नहीं करेंगे अभी, क्योंकि समय बहुत कम है। तो इसको आप शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख में बांट दीजिए अगर अशोक का अभिलेख पूछता है तो। उसके बाद दीर्घ शिलालेख, इसको लघु शिलालेख में डिवाइड कर दीजिए। अब डिवाइड करने के बाद दीर्घ शिलालेख का या बृहद शिलालेख का 1 2 3 फैक्ट दे दीजिए, शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी। और लघु शिलालेख दे दीजिए आप, लघु शिलालेख दे दीजिए, नहीं मास्की लघु में, मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उदयगुलम आप लघु शिलालेख दे दीजिए जिसमें अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। उसके बाद जो है, उसके बाद स्तंभ लेख को 2 भागों में डिवाइड कर दीजिएगा। एक दीर्घ स्तंभ लेख है, एक लघु स्तंभ लेख है। तो दीर्घ स्तंभ लेख में दे दीजिएगा आप, जैसे आप लोग जानते हैं, केवल आपको लिखना है दिल्ली मेरठ दे दीजिए, दिल्ली टोपरा दे दीजिए, रामपुरवा लौरिया नंदनगढ़ दे दीजिए। और उसके बाद लघु स्तंभ लेख में क्या दे दीजिए आप, सांची सारनाथ कौशाम्बी दे दीजिए, जिसमें अशोक संघवेद का उल्लेख करता है। कहता है कि जो भी धम्म में विभेद पैदा करेगा उसको श्वेत वस्त्र धारण करके यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। अर्थात सांची सारनाथ कौशाम्बी इसके धम्मवेद संबंधित है, ये आप उल्लिखित कर देंगे। और एक इसी में और आपको बता दे रहा हूँ, अगर अशोक का धम्म क्या है, इसके प्रचार प्रसार के बारे में उल्लेखित करती है। तो प्रचार प्रसार में आप लोग जान ही रहे हैं, रक्षित यवन देश गया था, क्या रक्षित जो है यवन देश गया था। और जो है ये आप जाने, उसके बाद उसकी पुत्री जो है महेंद्र तथा संघमित्रा श्रीलंका गए थे, और सोन एवं उत्तरा दक्षिणी पूर्वी एशिया गए थे। बस 2 3 4 दे दीजिए, जितना याद है आपको, वो जो है काफ़ी बेनिफिट रहेगा आपके लिए। प्रचार प्रसार में ये हो जाएगा। अशोक का मूल्यांकन आप कैसे करेंगे, तो अशोक का मूल्यांकन आप इसी आधार पर, इन्हीं अभिलेखों के आधार पर सब कुछ करना है, समझ लीजिए। मूल्यांकन, अशोक धर्म सहिष्णु शासक था, अशोक कल्याणकारी शासक था, अशोक प्रजा हितैषी शासक था, अशोक जो है धम्म के प्रसार के लिए विदेशों में जो है भिक्षुओं को भेजता था। तो कल्याणकारी कार्य में बहुत सारे हो जाएगा। मनुष्य एवं पशुओं के चिकित्सालय की व्यवस्था करता है।
सरायों की व्यवस्था करता है, पीने के लिए पानी की व्यवस्था करता है। बस आप दो, लेकिन आप ऐसे मत दीजिए कि ऐसे मत दीजिए, उसको फैक्ट के अनुसार दीजिए, स्तंभ लेख के अनुसार दीजिए। खुद वह खुद वह खुद वह जो है लुम्बिनी की यात्रा करता है, वहाँ के टैक्स को 1/6 से 1/8 कर देता है, कम कर देता है वहाँ के भू राजस्व को, क्योंकि यह बुद्ध का जन्म स्थान होता है, इसलिए वहाँ के टैक्स को कम कर देता है। निगलीवा सागर जाता है, ऐसे आप प्रसार के लिए ही जाता है। वह जो है युक्त राजुक एवं प्रादेशिक, वह जो है अपने तीसरे अभिलेख में युक्त राजुक एवं प्रादेशिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है। इस तरह से आप अशोक के बारे में ये अभिलेखों को आप लोग 4-5 अभिलेखों को याद कर लीजिए, उसमें अशोक क्या कहता है वही आप लोग ले जाकर, चाहे अशोक के अभिलेख के बारे में पूछे, अभिलेख वर्णन कर दीजिए, चाहे अशोक का धम्म एवं उसका प्रचार प्रसार पूछे, वहाँ उल्लिखित कर दीजिए 3-4 फैक्ट डाल के। उसके कल्याणकारी कार्य पूछे, वहाँ पर उसको उल्लिखित कर दिए, या अशोक का मूल्यांकन पूछे, वहाँ पर उल्लिखित कर दीजिए। तो ये अशोक पर आप लोग ऐसा करके एक अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक अच्छा उत्तर लिख सकते हैं, इन सब बातों का आप उल्लिखित कर देंगे तो। ठीक है, जैसे हमने कहा, अगर पूछता है अशोक का धम्म क्या है, तो आप शुरू करिए द्वितीय स्तंभलेख में। अशोक स्वयं कहता है कि किमचु धम्मे, धम्म क्या है? इसी में कहता है अल्प पाप अत्यधिक कल्याण दयादान सत्यवादिता पवित्रता मृदुता साधुता ही धम्म है। तो आप लोग यहाँ उल्लिखित कर सकते हैं इन बातों को। प्रस्तावना कैसे देंगे? तो प्रस्तावना अगर अशोक का अभिलेख पूछता है तो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अभिलेख अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भारत में बृहद स्तर पर अभिलेख लिखवाने की शुरुआत सम्राट अशोक ने की थी, जो कि ईरानी परंपरा पर आधारित है। आप यहाँ से दे सकते हैं। और भी कुछ फैक्ट आप लोग पता है तो अगर केवल अशोक के अभिलेख के बारे में पूछता है तो ये आप दे दीजिए, क्योंकि अभिलेख महत्वपूर्ण साधन है पुरातात्विक के अंतर्गत। दूसरा दे दीजिए अशोक के प्रथम अभिलेख की खोज 1750 में स्टीफन टेलर ने दिल्ली मेरठ खोजा। 1837 में जेम्स प्रिंसप ने दिल्ली टोपरा पढ़ा। फैक्ट आपके पास बहुत सारे हैं, बस इनको व्यवस्थित तरीके से आप लोग उल्लिखित कर दीजिएगा, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। इसी के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं और आगे भी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग अपना दृष्टिकोण जरूर दीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा होगा तो हम आगे और भी पॉइंट वाइज करके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को अपलोड करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।